हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में और इकोनॉमिक्स का सिलेबस को हम लोग अब शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हम जानते हैं आप सब लोग को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन टाइप का लगता है ना, मतलब ये सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि भाई साहब ये मेरे दिमाग में नहीं बैठने वाला है, ये तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है ना। तो आप सब लोग परेशान मत हो, हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आपको कोई तरीके से समस्या, कोई तरीके का प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और इकोनॉमिक्स यकीन मानो आप सभी का बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट बनने वाली है। बस आप सब लोग मेरे साथ में जो हम समझाने की कोशिश करेंगे उसको आप भी समझने की कोशिश करिएगा, है ना। सब कुछ बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, कोई तरीके का समस्या नहीं होने वाली है। और सबसे पहले तो हम आपसे बस एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप सब लोग जो है ना इकोनॉमिक्स को लेके जो है ना अपने दिमाग में जो थॉट बना लिए हो, है ना, अपना जो माइंडसेट अब बना लिए हो कि भाई साहब ऐसा होने वाला है, इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आने वाली है, तो सबसे पहले इसको दूर करो, है ना। एकदम ऐसा मान लो इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान है। भाई साहब क्या ऐसा टॉपिक है जिसको सर बताएंगे और हम नहीं समझेंगे? ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपसे बड़ा हो गया, है ना। ऐसा बिल्कुल सोच के चलना है कि हमसे बड़ा कोई भी चीज़ नहीं, है ना। तो एकदम जो है ये टॉपिक आप पे कैसे भारी हो सकता है। तो चलो ना, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, आपसे रिलेट करवाएंगे चीज़ों को, है ना। जो आप रियल लाइफ में देख रहे हो, जैसा हो रहा है, वही सारा चीज़ तो इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है ना। और ये चीज़ों को जब आप जान लोगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा किसी भी फ्रेंड के साथ डिस्कशन करने में, कोई भी चीज़ों को लेके, है ना। चाहे वो जीडीपी को लेके बात हो, है ना, चाहे पर बात करो जीएसटी को लेके बात हो, चाहे पर बात करो, है ना, कि भाई ये अर्थव्यवस्था कैसे चलता है, कैसे डॉलर का जो है रेट बढ़ता है, इंडियन करेंसी का रेट घटता है या फिर बढ़ता है, ये सब कैसे क्या होती है, यही सब चीज़ों के बारे में तो पढ़ना है। और कैसे एक वस्तु ज़्यादा बिकने लगती है तो उसका कीमत बढ़ जाता है ना। ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, है ना, बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो चलो ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सब लोग जानते होंगे अर्थशास्त्र के बारे में, अगर हम आपको थोड़ा सा पढ़ाएं, सबसे पहले आप सभी लोग, है ना, कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ में बैठ के अच्छे से इसको सीखने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए लिखिए, है ना, अर्थशास्त्र। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र से, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो भाई साहब ये हुआ अर्थशास्त्र। आप समझते हैं भाई साहब पैसों वाला चीज़ों के बारे में बात करना, ये अपना जो है अर्थव्यवस्था ये सब कैसे चलती है, उन सब चीज़ों का डिस्कशन अर्थशास्त्र के अंतर्गत होती है, ठीक है। चलो जी, और बात करेंगे आगे जाके कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग और क्या क्या चीज़ों के बारे में देखते हैं, सब आगे बात करेंगे। अभी बस इतना जानो कि भाई अर्थशास्त्र है, आप जानते हो, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स आप जानते हो, ठीक है। अब देखो, इस इकोनॉमिक्स को क्या किया गया, दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है, दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। चलो जी, मान लेते हैं इसको दो भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला अपने पास व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ठीक है, एक अपने पास व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इस साइड आ जाओ, ठीक है। दूसरा प्रकार कौन सा होता है? समष्टि अर्थशास्त्र, है ना, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले अंतर देखो, इसमें क्या है, इसमें माइक्रो है ना, MI है, ठीक है, मैक्रो, है ना। और इधर देखो क्या है, मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो दोनों में अंतर आप समझ में आया? इधर I लिखा हुआ, I, और इधर क्या है, A है ना। तो आप ना ये चीज ध्यान में रखना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिंदी इंग्लिश क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र का इंग्लिश क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को और समझते हैं, ठीक है, चीजों को थोड़ा और समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलो जी, आ जाओ, अब हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। अब देखो, ये जो दो चीज़ें हम लोग देखे हैं कि एक भैया अपना व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, और दूसरा कौन सा? अपना समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। ये दो चीज़ों के बारे में हम लोग देखे हैं, ठीक। अब हम लोग देखो एक चीज़ जानते हैं कि ये क्या होती है, ये इसको बंटवारा कौन किए,
है ना। इसको बंटवारा कौन किए, 2 भागों में अर्थशास्त्र को कौन ऐसे व्यक्ति आए जो बांट दिए कि हो नहीं अर्थशास्त्र को 2 भागों में हम बांटेंगे, कोई इसका इजाज़त कैसे दे देगा, है ना। वो आज हम आएंगे कहेंगे भाई फिजिक्स को 4 पार्ट में बांटेंगे, है ना, या फिर इस पेन को 2 टुकड़ा में बांटेंगे, चलो ठीक है ये मेरा पेन है हम बांट दिए, हमको कोई कुछ नहीं कहा, है ना। लेकिन अर्थशास्त्र को 2 टुकड़ा में कौन बांटा, है ना, तो ये थे रैगनर फ्रेस, है ना। कौन थे, रैगनर फ्रेस, है ना। आप बस इतना याद रखो, रैगनर फ्रेस, ठीक है। तो ये व्यक्ति कौन थे, ये व्यक्ति जो अर्थशास्त्र को 2 टुकड़ों में बांटे, इनका नाम था रैगनर, है ना, फ्रेस, है ना। आप नॉर्मली याद करो, एक चीज आप ध्यान में रखना, थोड़ा सा जोक्स पार्ट, लेकिन आपको एक तरीके से आप ये समझो, है ना, आप फ्रेस से आपको क्या नजर आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है ना। पहला बार अगर सुने होगे तो आपको एक चीज का याद आ रहा होगा, मछली जल की रानी है, FISH, फिश, है ना। अब फिश का आपको ध्यान में आ रहा है ना, फिश आपको याद आ रहा है, ठीक है, चलो ठीक है ये मछली है, चलो इसको 2 टुकड़ा में बांट देते हैं, मछली को टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, ठीक है, याद आता है। चलो फिश से फिश याद आता है, फिश यानी मछली को टुकड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही एक तरीके से ये जो फिश थे इनका आदत ही था भाई टुकड़ा होना, तो ये भी कहे भाई अर्थशास्त्र क्यों है, अरे चलो भाई तुमको 2 टुकड़ा में बांट देते हैं, है ना, ये बांट दिए। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, मान लो आपके परीक्षा में अगर सवाल आ जाए कि अर्थशास्त्र को 2 टुकड़ों में, अर्थशास्त्र को 2 टुकड़ा में समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में कौन बांटे हैं, तो रैगनर फ्रेस, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। अब आप कुछ चीज और ध्यान में रखो, ठीक है, कुछ चीज आपको और ध्यान में रखनी है, वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को ना सामान्यतः क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, है ना। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बृहद अर्थशास्त्र, है ना। यानी क्या हुआ भाई साहब, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी इसको क्या कहा जाता है, छोटा, है ना, छोटा, इसको हम लोग छोटा समझेंगे, छोटू सा अर्थशास्त्र है। और ये क्या है, बड़ा सा अर्थशास्त्र, है ना, बड़ा अर्थशास्त्र। यानी आपको यहाँ पे छोटा और बड़ा हम क्यों सिखा रहे हैं, है ना, क्या मतलब बनता है। माइक्रो का नाम ही है, माइक्रोस्कोप आप क्लास 10 में पढ़े थे, माइक्रोस्कोप जिससे हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, अच्छा इस पेन के ऊपर में कौन सा बैक्टीरिया बैठा हुआ है, ये हम तक देख लेते हैं माइक्रोस्कोप से, है ना। तो वही माइक्रो यानी जिसको हम लोग छोटा, है ना, छोटा, यहाँ पे वही माइक्रो है, माइक्रो शब्द मतलब, है ना, यानी छोटा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। और समष्टि मतलब समस्त अर्थशास्त्र, है ना, मतलब बड़ा अर्थशास्त्र, बृहद अर्थशास्त्र, मैक्रो, है ना, मैक्रो का मतलब होता है विशाल, ठीक है। तो बड़ा अर्थशास्त्र यानी आपको पूछेगा भाई छोटू सा अर्थशास्त्र कौन सा है, तो अपने पास व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। और उसके बाद पूछेगा समष्टि अर्थशास्त्र कौन सा है ना, मतलब बड़ा सा अर्थशास्त्र, ठीक है। अब देखो अगर बात करेंगे हम लोग एक चीज देखें कि अगर ये छोटा सा अर्थशास्त्र है तो इसमें क्या बात होगी, है ना, इसमें क्या बात होगी, छोटा सा अर्थशास्त्र है, इसमें बात होगी क्या चीज़, इसमें हम लोग इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में, है ना, व्यक्तिगत, है ना, यानी बात करेंगे तो इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे, व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में। और अगर इसमें बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, सामूहिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें हो गया एक व्यक्ति को लेके, है ना, भाई साहब इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेरे घर में क्या होता है, मेरे घर में दाल खरीदा जाता है, चावल खरीदा जाता है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना। मेरे घर में चॉकलेट खरीदा जाता है मात्र 2 रुपये का, 1 रुपया वाला चॉकलेट मेरे घर में खरीदा जाता है ना। लेकिन जब बात आएगी पूरे अपना एक एरिया में, है ना, यानी पूरे बिहार में क्या खरीदा जाता है, तब यहाँ पे बात होगी समष्टि अर्थशास्त्र, जब एक तरीके समस्त रूप से बात किया जाएगा। जब एक इंडिविजुअल, एक पर्सन के बारे में या एक परिवार के बारे में बात किया जाए तो वो हम लोग का बात आ जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जब समस्त का बात हो जाए, है ना, यानी एक तरीके से बहुत बड़ा पैमाने पर, तो वो हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, पूरा हम एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहे हैं बाबू, है ना।
यहाँ सबसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे पूछेगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। इसमें कैसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, व्यक्तिगत या सामूहिक, तो व्यक्तिगत, है ना। ये सब चीज़ें कंसेप्ट है, आप इन सब चीज़ों से भाग नहीं सकते हो, रटा रटा बात पे मत जाओ, है ना, कि हम आपको 10 लाइन लिख दिए उसी लाइन को पढ़ दिए, उन सब चीज़ों को ऐसा नहीं करना है। हालांकि हम लोग सारा लाइन को देखेंगे, एक एक लाइन आपको पढ़ पढ़ के बताएंगे, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको लगता होगा भैया एक्स्ट्रा बातें, ये सब फिजूल की बातें करते हैं, लेकिन सच में ये आपके लिए ज़रूरी है। आज पहला क्लास है और इकोनॉमिक्स को नहीं समझोगे आप, ये कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर होगा ना, तो हम सच बता रहे हैं पूरा इकोनॉमिक्स में आप घूमते रह जाओगे, ठीक है, नहीं हो पाएगा क्लियर। तो ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझो। अब देखो इसमें और क्या क्या चीज़ बात करते हैं बाबू, है ना, इसमें और क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो जब भी नाम से ही क्लियर है भाई छोटा अर्थशास्त्र है ना, तो इसमें हम लोग क्या चीज़, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या बात कर लेंगे इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें क्या बात कर लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें बात कर लेंगे भाई, चलो ठीक है, मांग, है ना, मांग यानी डिमांड, है ना, पूर्ति, ठीक है, उत्पादन, ठीक है, समझ गया, है ना, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, छोटा छोटा चीज़ों के बारे में भाई साहब। एक तरीके से उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है, बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, उन सब चीज़ों के ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकते हैं। और क्या चीज़, है ना, सही बात है ना। इधर देखो क्या चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इधर बात करेंगे बड़ा बड़ा चीज़ों के बारे में। भाई बताओ देश में रोजगार कितना है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रोजगार, है ना, रोजगार के बारे में, जीडीपी के बारे में, है ना, देख रहे हो टर्म, देख रहे हो, यहाँ पे बड़ा बड़ा चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऐसी ऐसी ही चीज़ें जो मतलब जो पूरा देश स्तर पे, पूरा बड़ा स्तर पे जहाँ पे होती है, उन सब चीज़ों का बात इसमें हम लोग करते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों का बात इसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं, ऐसी बहुत सारा चीज़ है जो हम इसमें अध्ययन करते हैं। ये छोटा स्तर पर एक देख रहे हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मात्र ये है, और ये पूरे एक देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, ठीक है। तो ऐसा बात चीज़ है, आप दोनों में अंतर आप एटलीस्ट ये समझ गए होंगे कि भाई साहब व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है और इसमें क्या चीज़ों को देखते हैं, और ये छोटा सा अर्थशास्त्र हुआ और ये समष्टि अर्थशास्त्र हुआ, यानी ये बड़ा सा अर्थशास्त्र हुआ, इसमें हम लोग बड़ा पैमाने पे बड़ा बड़ा चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब समझते हैं, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं किसको, ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो आप जानते होंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। इसी का इंग्लिश नाम क्या है, माइक्रो, यानी छोटा, सूक्ष्म, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो संसाधन उपलब्ध है उसका आवंटन किस प्रकार से करते हैं, है ना, चीज़ों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं और कैसे उसे बाजार में उपलब्ध कराते हैं, है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि संसाधन उपलब्ध है उसका आवंटन किस प्रकार से करेंगे, मतलब जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसको किस प्रकार से हम लोग लोगों के बीच बांटेंगे, ठीक है। चीज़ों का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, है ना, वस्तु का एक तरीके से उत्पादन वगैरह कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखे हैं ना, उत्पादन वगैरह, है ना, उत्पादन, और उसको बाजार में कैसे बेचेंगे, यानी उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है, वो सब जानेंगे ना, कि भाई उपभोक्ता कैसी चीज़ों को खरीदना चाहता है, ठीक है, चीज़ों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं और कैसे उसे बाजार में उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। अब तो हम लोग एक चीज़ तो जान गए कि चलो ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र ये होती है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, सवाल तो ये भी आती है। चलो जी, समष्टि अर्थशास्त्र यानी बृहद अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं कि बाजार में जो उद्योग धंधे कार्यरत हैं, जो भी बाजार में उद्योग धंधे जो चल रहे हैं, जो कार्यरत हैं, उन उद्योग धंधे से देश का जीडीपी में क्या ग्रोथ आई, रोजगार कैसी है, महंगाई बढ़ तो नहीं रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। महंगाई बढ़ तो नहीं गई, ठीक है। तो ऐसे ऐसी चीज़ों के बारे में समष्टि अर्थशास्त्र में बात करते हैं, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से क्या हुआ, ये बड़ा चीज़ हुआ और ये छोटा चीज़ हुआ, दोनों के बारे में और डिटेल से आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप चलते हैं सामान्य अर्थशास्त्र क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। सामान्य अर्थशास्त्र, ठीक है, हम लोग ये सामान्य अर्थव्यवस्था क्या होती है इसके बारे में, ठीक है। अर्थशास्त्र हम बोल दिए, सॉरी, ठीक है। समाज के लोगों को खाना, वस्त्र, सड़क, है ना, इसको अच्छे से समझिएगा, ये इससे सवाल पूछी जाती है। समाज के लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क, रेल सेवाओं इत्यादि की आवश्यकता होती है,
ठीक है, सही बात है। समाज के लोगों को खाना, वस्त्र, घर, है ना, खाना, कपड़ा यानी वस्त्र, ठीक है, घर, सड़क, रेल सेवाएं, है ना, ये सब इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता होती है। और देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति की ज़रूरतों की सूची अगर बनाई जाए तो सूची बहुत लंबी हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति के पास हर वो वस्तु नहीं रहती है जिसका उसे आवश्यकता होती है ना। अगर हम देखें तो मुख्य रूप से हम लोग को रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, रेल सेवा यानी परिवहन का साधन, ये सब चीज़ें, शिक्षा, ये सब चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बैठ के अगर सूची बनाएं, अगर आपके बारे में ही हम अगर लिस्ट बनाना चाहें कि बताओ भाई इस ज़िंदगी में तुमको क्या क्या चाहिए, तुम्हारा लिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा, ख़त्म भी नहीं होने का नाम लेगा, ठीक है, इतना लंबा लिस्ट हो जाएगा। तो देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के पास हर वो वस्तु नहीं रहता जिसको उससे आवश्यकता होती है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तु को किसी न किसी व्यक्ति से खरीदता या बेचता है जिसके लिए संसाधन की आवश्यकता होती है ना। मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग के पास बहुत सारा चीज़ नहीं रहता है तो उसको हम लोग किसी न किसी व्यक्ति से खरीदते हैं, या तो उसके बदले हम उसको वस्तु को ही दे देते हैं कि चलो ठीक है तुम ये हमको दिया तो हम इसके बदले तुमको ये दे रहे हैं, नहीं तो उसको हमारे पास संसाधन उपलब्ध होना चाहिए ताकि हम पैसा भी उसको दे सकें, ठीक है। तो इसको कहते हैं सामान्य अर्थव्यवस्था कि भाई साहब हर एक व्यक्ति ऐसे हर एक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती है। आवश्यकताएं क्या हुई, असीमित होती है, और इसको एक तरीके से सीमित संसाधन के द्वारा पूरा करना होता है, ठीक है, सही आवंटन करना होता है, ठीक है। तो ये होता है सामान्य अर्थव्यवस्था। तो जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसको एक तरीके से हम लोग किसी न किसी व्यक्ति से खरीदते हैं। अब देखो संसाधन क्या होती है। अभी जो शब्द देखिए आप संसाधन, सवाल ये भी उठती है कि भाई साहब संसाधन क्या होता है ना। संसाधन से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं और सेवाओं से है जिनका उपयोग कर अन्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में होती है। जिनका उपयोग क्या होती है, अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने में होती है, जैसे भूमि, श्रम, औजार, मशीन, है ना, ये सब चीज़ों की जरूरत होती है। संसाधन क्या हुआ, संसाधन से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं और या सेवाओं से है ना जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने में होती है, जैसे कि एक तरीके से भूमि, बिल्कुल भूमि हो गया, श्रम हो गया, औजार हो गया, मशीन हो गया, इससे ही कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं। जैसे मान लो हम अगर बिस्किट का फैक्ट्री बनाए तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए जहाँ पे हम अपना फैक्ट्री बैठा है, ठीक है, उसमें लोग, लेबर वगैरह चाहिए, श्रम, कुछ औजार चाहिए, कुछ मशीन चाहिए जिसमें हम बिस्किट बना सकें। तो ये सब चीज़ें की आवश्यकता होती है। समाज के सामने सीमित संसाधनों का विनिधान, यानी विनिधान का किसका मतलब हुआ, बंटवारा, ठीक है, निर्धारण, ठीक है, विनिधान करना कि जो भी हमारे पास संसाधन क्या है वो सीमित है। मतलब हमारे देश में रिसोर्सेज जितना भी है या फिर अपने पास संसाधन जो है क्या है, लिमिट है। संसाधन कहने का मतलब अपने पास जो पैसा है, अन्य वस्तु है ना, ये सब चीज़ें क्या है, एक लिमिटेड मात्रा में सीमित है ना। तो तथा वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मिश्रण का वितरण, यह दो ऐसे मूल आर्थिक समस्या है जो समाज सामना करता है, ठीक है। तो मतलब समाज के सामने सीमित संसाधनों का विनिधान, मतलब सीमित संसाधन जो है उसका बंटवारा कैसे करना है, और वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण, है ना, वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण, यह दो ऐसे मूल आर्थिक समस्या हैं जो समाज सामना करता है। ये कुछ समस्या है जो समाज कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है कि भाई साहब एक सीमित संसाधन में ही सभी जगह आवंटन करना होता है। अब देखो आगे आर्थिक क्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। आर्थिक क्रिया क्या होती है ये समझते हैं, ठीक है। देखो आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री का एक महत्वपूर्ण घटक है। देखो अर्थशास्त्र को हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग को ये जानना होगा कि आर्थिक क्रिया क्या होती है, ठीक है। आर्थिक क्रिया के बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी होगा। देखो असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित संसाधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, ठीक है। मतलब असीमित संसाधन, है ना, असीमित आवश्यकता, सॉरी हम लोग का आवश्यकता क्या होती है, असीमित होती है, और साधन क्या होती है, वो सीमित होती है। इससे जुड़ी आर्थिक क्रियाएं जो भी होगी, असीमित आवश्यकता और सीमित संसाधन से जुड़ी जो भी आर्थिक क्रियाएं होगी, है ना, आर्थिक क्रियाएं, उसका अध्ययन आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत आता है। उस सब का अध्ययन जो करते हैं वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखो आर्थिक क्रिया के बारे में हम लोग फिर से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अगर अभी तक भी आर्थिक क्रिया नहीं समझ में आया तो अब समझिएगा, ठीक है। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग से है। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको संतुष्टि के लिए सीमित संसाधनों के उपयोग से है। तो आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका जो है उपयोग, जिसका संबंध जो है आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित संसाधनों के उपयोग से है, ठीक है। अब देखो सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन नहीं करती। देखो हर एक आर्थिक क्रिया जो होगी आय का सृजन नहीं करेगा। जैसे अगर मान लो किसी को ऐसा चीज़ जरूरी था, ऐसा समझ लो
कि किसी को ना एक पेन का जरूरी था, एग्जाम हॉल में बैठा हुआ था, ठीक है, वो हमसे पेन मांगा, हम पेन उसको दे दिए। तो ये क्या हुआ, हम उसकी आवश्यकताओं को तो संतुष्ट कर दिए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आय का अर्जन हुआ। हम उसको बोले कि भाई साहब तुम पेन से लिखो, हमको 4 रुपये दे दो पेन का, है ना, तो ये हम लोग नहीं मांगे। तो यहाँ पे देखो हर एक आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन नहीं करते हैं, लेकिन आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है ना। तो हर एक आर्थिक क्रियाएं जो है जरूरी नहीं है कि आय का सृजन ही करे, तथा आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं, और लेकिन जो भी आय का सृजन करता है, जो भी क्रियाएं, वो तो आर्थिक क्रिया है ही, किंतु सभी आर्थिक क्रिया आवश्यक रूप से आय का सृजन करने वाली क्रिया नहीं होती है। मतलब हर एक जो है आर्थिक क्रिया आय का सृजन नहीं करती है, जैसे उदाहरण से आपको समझा दिए, ठीक है। लेकिन जहां पर भी आय का सृजन होता है वहां पे सिंपल समझ लो आर्थिक क्रिया तो है ही, ठीक है। अब देखो आर्थिक क्रिया को ना मुख्य रूप से हम लोग बोले तो 4 भागों में बांट देते हैं। आर्थिक क्रिया को 4 भागों में हम लोग बांट देते हैं। चलो जी बांट देते हैं। सबसे पहला कौन सा, सबसे पहला उपभोग, दूसरा कौन सा, उत्पादन, है ना। उपभोग यानी कंजम्पशन, वस्तु को हम लोग उपयोग करने के लिए खरीदते हैं, ठीक है। कोई उसको प्रोडक्ट बनाता है ना, और कोई उसको विनिमय करता है यानी खरीदता है, ठीक है। कोई उसमें निवेश करता है, पैसा उसमें लगाता है ताकि वो आगे बिके, प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इन सब में आय का कहीं ना कहीं सृजन हो रहा है ना। आय का सृजन कहीं ना कहीं सब में हो रहा है। तो यहाँ पे देखो उपभोग क्या होता है, उपभोग कंजम्पशन क्या होता है, तो देखो हम लोग हर किसी को, और जहाँ तक एक और चीज़ बात कर ले, है ना, विनिमय को भी एक तरीके से 2 भाग में बांटते हैं। विनिमय को होता है वस्तु कीमत निर्धारण और उसके साधन कीमत निर्धारण, है ना। एक तरीके से वस्तु कीमत निर्धारण में ये होता है कि भाई वस्तु का क्या कीमत है ना, और उसको बनाने में कितना खर्च हुआ, तो वो होता है साधन कीमत निर्धारण, ठीक है। आ जाओ उपभोग के बारे में, सबसे पहला इसके बारे में जानते हैं, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, है ना, और फिर इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला आ जाओ आर्थिक क्रिया के अंतर्गत उपभोग के बारे में जानते हैं, कंजम्पशन। उपभोग यानी कंजम्पशन। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, है ना, उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है ना। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत या सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, या तो व्यक्तिगत या सामूहिक, यानी एक लोग है या फिर बहुत सारे लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है ना। जैसे कि भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि उपभोग की क्रियाएं, है ना। ये सब क्या है, उपभोग की क्रिया है। तो अगर हम किसी वस्तु मतलब एक तरीके से कपड़ा पहनते हैं तो उस पर भी खर्च करते हैं, है ना। तो आय कहीं ना कहीं किसी को तो बन रहा है। ये सब भी एक तरीके से क्या है, खर्च किए चाहे पैसा कमाए, तो दोनों एक तरीके से आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो आर्थिक क्रिया में एक तरीके से उपभोग के बारे में जान लिए कि हम लोग कोई ना कोई वस्तु के अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हम लोग अलग अलग चीज़ों को खरीदते हैं, है ना। तो उसी को एक तरीके से बोल सकते हैं उपभोग। जैसे कि हम लोग कपड़ा पहनते हैं, जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें आदि उपभोग की क्रियाएँ हैं। ऐसे ही जानो उत्पादन क्या होता है। उत्पादन भी किया जाता है, प्रोडक्शन जो किया जाता है, कोई वस्तु को निर्माण किया जाता है, वो इसलिए कि वो वस्तु हम मार्केट में बेचें और उससे हम पैसा कमाएं, ठीक है। तो देखो उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है ना। जो वस्तु मान लेते हैं हम खरीद दे, ठीक है। जैसे दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर कपड़ा सिलना, है ना। जैसे वो कपड़ा खरीदा और कपड़ा काट के वो कपड़ा सिलने लगा, है ना, और वो शर्ट बना दिया। तब वो जो कम में वहाँ पे कपड़ा वो खरीदा था, अपने हाथ की कला को ऐड करते हुए वो कपड़ा की कीमत अब बढ़ गया, है ना, वो कमीज बन गया, उसका ज़्यादा कीमत मिलेगा। ऐसे ही बढ़ई द्वारा लकड़ी का लट्ठा, है ना, चीर कर कुर्सी मेज बनाना उत्पादन की क्रिया का उदाहरण है ना। जैसे जो होता है ना बढ़ई, तो वो बढ़ई जो होता है वो क्या करता है, लकड़ी का लट्ठा को बहुत अच्छे से चीर के उससे मेज बनाता है, कुर्सी बनाता है, अलग अलग लकड़ी का सामान बना देता है। ये सब क्या हुआ, उत्पादन हुआ, है ना। यहाँ पर भी आय का सृजन हो रहा है, यानी मुद्रा का एक तरीके से हेर फेर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। विनिमय क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है। विनिमय नाम से ही क्लियर है, विनिमय यानी एक्सचेंज, यानी एक तरीके से एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु। तो ऐसे समझो, विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है। विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है
और यह क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा द्वारा किया जाता है। ये क्रय विक्रय अधिकांशतः किसके द्वारा? मुद्रा द्वारा किया जाता है। हम लोग आजकल क्या है भाई साहब, कुछ भी हम विनिमय करते हैं, यानी ये सामान खरीदने के लिए, मान लो ये हमको पेन खरीदना था, इसके बदले हम पैसा दिए, हम ये सामान खरीद लिए। तो आजकल जो है अधिकांश जो है क्रय विक्रय मुद्रा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विनिमय के इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं। विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण यानी प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। कीमत निर्धारण को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कीमत निर्धारण को, विनिमय के इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं। ठीक है, कि एक तरीके से हम लोग कोई भी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं, यानी अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन नहीं उपलब्ध है उसको एक तरीके से हम लोग खरीदते हैं, चाहे वो पैसा देके खरीदे। तो इसमें क्या होता है, कीमत निर्धारण भी आती है ना, यानी इस प्रक्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं कि हम इस वस्तु का क्या कीमत लगाए। अच्छा, इतना कीमत लगाए 50 रुपया, ठीक है, तो 50 रुपया हम दिए और ये पेन हम खरीद लिए, तो कीमत निर्धारण भी हो गया। और कीमत निर्धारण को 2 भागों में बांटा गया है, वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। देखो, तो वस्तु यानी प्रोडक्ट का प्राइस, इसका संबंध बाजार में विभिन्न दशाओं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु कीमत निर्धारण से है ना, कि भाई वस्तु का क्या कीमत होना चाहिए, इसको हम कैसे बेचेंगे, कितना में बेचेंगे। जहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता है, यानी जहाँ पे बहुत सारे एक ही टाइप के यही पेन बेचने वाले लोग हैं, वहाँ पे हम इस पेन को कैसे बेचेंगे। एकाधिकार यानी एक तरीके से जहाँ पे सिर्फ हम ही हैं दुकान जिसके पास, मेरे पास ये पेन है, तो हम तब कितना में बेचेंगे। और अपूर्ण प्रतियोगिता जहाँ पे ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे हम कैसे बेचेंगे। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। बाद में हम लोग ना पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में डिटेल्स आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे के चैप्टर्स में। तो यहाँ पे क्या हुआ, वस्तु का कीमत निर्धारण हुआ कि इसको अलग अलग मार्केट में, अलग अलग सिचुएशन में कितना में बेचेंगे। और उसके बाद साधन कीमत निर्धारण यानी फैक्टर प्राइस, इसका संबंध उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमत निर्धारण से है ना। दूसरे शब्दों में इसका संबंध भूमि की कीमत है ना, जैसे साधन कितना लगा। अगर हम इस पेन को बनाने के लिए चले या बिस्किट ही बनाने चले, तो बिस्किट के लिए सबसे पहले हमको फैक्ट्री का जरूरत था, ठीक है, उसके बाद उसमें लेबर की जरूरत था, है ना, लेबर की जरूरत था। उसके बाद उसमें एक तरीके से पैसों की ज़रूरत था, है ना, जिसके लिए पैसा लिए तो उसमें ब्याज लगा, ठीक है, बहुत सारा चीज़ें। तो इसमें क्या होता है, साधन का कीमत निर्धारण किया जाता है कि भाई साहब कितना कितना सारा चीज़ लगा, ठीक है, वो सारा साधन का कीमत निकाल लो कि भाई टोटल मिला के अपना खर्चा क्या है इसको बनाने में, ठीक है। तो इसका संबंध उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमत निर्धारण से है। दूसरे शब्दों में इसका संबंध भूमि की कीमत यानी अर्थात लगान वगैरह, रेंट वगैरह जो पे कर रहे हैं, ठीक है, रेंट पे लिए हैं, ठीक है, तो वो सारा चीज़ हम पे करेंगे भूमि के लिए, जगह फैक्ट्री के लिए। श्रम की कीमत यानी एक तरीके से जो मजदूरी लग रही है, वेजेस लग रही है। पूंजी की कीमत है ना, यानी जो हम ब्याज वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह पे कोई पूंजी उठाएं किसी से 10 करोड़ रुपया, तो उसका हमको ब्याज भी, इंटरेस्ट भी भरना है। उद्यमी का पुरस्कार अर्थात लाभ, प्रॉफिट के निर्धारण के है ना। उद्यमी का पुरस्कार अर्थात लाभ, प्रॉफिट के निर्धारण से है कि भाई साहब उद्यमी का पुरस्कार कितना होना चाहिए, ठीक है, यानी प्रॉफिट क्या होना चाहिए, इस सब के निर्धारण से है। इस क्रिया को वितरण भी कहा जाता है, ठीक है, वितरण भी कहा जाता है, जहाँ पे एक तरीके से साधन का कीमत निर्धारण करते हैं कि टोटल हमको इसको बनाने में कितना खर्च लगा, ये चीज़ों का हम लोग एक तरीके से निर्धारण करते हैं। उसके बाद आगे देखो, निवेश। निवेश बहुत आसान है, इन्वेस्टमेंट आप समझ ही रहे हो कि किसी वस्तु में, किसी चीज़ों में भविष्य में प्रॉफिट सोच के उसमें इन्वेस्ट करना। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है ना, कि एक तरीके से हम यहाँ पे क्या किए, देखें ना कि निवेश का अर्थ हुआ कि निवेश वह आर्थिक क्रिया है, ठीक है, जिसमें एक तरीके से भविष्य में जो है, जो भी वस्तु या सेवा है उसमें एक तरीके से देखें कि उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। यानी एक तरीके से जैसे बात करेंगे, एक सिलाई मशीन जो चलाता है, ठीक है, जो दर्जी होता है, उसके लिए सिलाई मशीन क्या हुआ, पूंजीगत जो है एक तरीके से वस्तु हुआ, ठीक है। उदाहरण के लिए कपड़े सिलने की सिलाई मशीन का उत्पादन निवेश है। यह कमीजों की सिलाई करके मनुष्य की आवश्यकताओं के अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करते हैं, कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग संतुष्ट करते हैं, इसी को कहते हैं एक तरीके से निवेश करना, ठीक है। इसको एक बार और अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। अब चलिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और वो है अपने पास क्या चीज़, वो है अपने पास व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है अक्सर, है ना। तो आज के इस क्लास में ये भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलो, तो अभी हम लोग इसको सीखते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग को जो है पढ़नी है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इस दोनों में अंतर। हालांकि अंतर को हम लोग कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से समझे हैं, ठीक है,
कि भाई साहब यहाँ पे क्या क्या चीज़ों के बारे में बात होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और यहाँ पे किन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। ठीक है, अब फिर से अब वही अंतर को एक तरीके से लाइन के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कैसे एग्जाम में लिखनी होगी जब आपको बोला जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, है ना। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर। ये तो आप जानते हैं कि जब भी व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन होगा तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण आर्थिक समस्या की जो है अध्ययन होगा, है ना। संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अगर होगा तो उस समय हम लोग को किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में जाना है। जैसे इसमें राष्ट्रीय आय क्या है ना, कुल उपभोग कितना है, सामान्य कीमत स्तर कितना है, ये सब। जैसे यहाँ पे अपने व्यष्टि में क्या होगा, जैसे छोटा देखो कितना छोटा है, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, है ना। ऐसे यहाँ पे सभी उपभोक्ता, एक एरिया में रहने वाला सभी उपभोक्ता, तब हम लोग का वो चला जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। जब एक उपभोक्ता सिर्फ हुआ तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में इंडिविजुअल चीजें हैं। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है ना। इसमें क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का, यानी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है या एक परिवार के बारे में बात हो रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है कि भाई पूरे समाज में बात करेंगे तो कैसे गुड्स को खरीदता है, कैसे क्या होता है, वो सब चीज़ों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग करते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि समष्टि, है ना, प्रचलन स्थिर रहते हैं, कि समष्टि प्रचलन स्थिर रहते हैं, कि भाई साहब एक का जो एक तरीके से मान लेते हैं कि हमारे पास इतनी ही मात्र शक्ति है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 10 रुपया वाला चॉकलेट खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा मान के चलेगा, चलो कि सभी व्यक्ति 10 रुपया वाला ही चॉकलेट खरीदा, ये ऐसा मान लेगा। ठीक है, और ये मान लेगा समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि प्राचलो यानी माइक्रो पैरामीटर्स के स्थिर मान लेता है ना। मतलब ये ऐसा मान के चलेगा कि अच्छा ऐसा होता है ना कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम जाने कि एक का है ना, वही ये भी मान के चलेगा कि सब कोई एक तरीके से ऐसा ही है कि सब 10 10 10 10 ऐसा खरीदता है। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसके मान का अवहेलना कर देता है। यानी बोले तो जरूरी नहीं है कि ये 10 में लिया, है ना, तो यहाँ पे भी एक तरीके से ये 10 रुपये वाला चॉकलेट खरीद सकता है एक व्यक्ति, तो सारा उसी में। तो ये एक तरीके से बोले तो उसके स्थिर मान लेता है एक तरीके से। चलो ठीक है, सारे लोग का एक तरीके से जोड़ लेते हैं ना, कि सब लोग कितना कितना खरीदता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे। तो इसमें सभी का अध्ययन हो जाता है, इसमें एक का अध्ययन होता है। उसके बाद देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है, एक वस्तु का, और यहाँ पे क्या होता है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन होता है। वहीं पे देखो, व्यष्टि आर्थिक समस्याओं के निदान की कीमत संयंत्र अर्थात मांग और पूर्ति बलों की क्रिया निर्णायक होती है। मतलब मांग और पूर्ति वगैरह इस सब में हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें क्या पढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र समस्याओं का जैसे रोजगार, है ना, गरीबी, स्फीति, है ना, आदि के समाधान में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। मतलब रोजगार, गरीबी, स्फीति, ये सब चीज़ों को एक तरीके से हम लोग को इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र को जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। कीमत सिद्धांत के नाम से भी हम लोग इनको जानते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग आय और रोजगार सिद्धांत द्वारा भी जानते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछेगा कीमत सिद्धांत से हम लोग किसको जानते हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, और पूछेगा आय एवं रोजगार सिद्धांत के द्वारा किसे जाना जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का, है ना। तो मोटा मोटी अगर बात करें तो हम लोग बात यही किए हैं कि भाई अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटे हैं। रेगनर फ्रिस नाम का व्यक्ति जो थे वो अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटे, एक बांटे व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, एक बांटे समष्टि अर्थशास्त्र जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी छोटा अर्थशास्त्र, यानी इसमें व्यक्तिगत चीजों के बारे में बात हो रहा होगा, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक फर्म, है ना, ऐसा करके, एक परिवार, ऐसा करके। और वहां पे क्या होगा, समष्टि अर्थशास्त्र में एक तरीके से बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं, बड़ा अर्थशास्त्र, जिसमें सामूहिक चीजों के बारे में बात होगा। ठीक है, इसमें हम लोग मांग, पूर्ति, उत्पादन, उपभोक्ता का व्यवहार, उसमें रोजगार, जीडीपी, महंगाई, इन सब चीजों के बारे में बात होते रहती है समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो यही जो है मुख्य रूप से अंतर है। तो यहाँ पे क्या होती है ना, आपका अगर बात करेंगे, आपका इकोनॉमिक्स जो है पहला चैप्टर की अगर बात करोगे तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पहला चैप्टर का एक और वीडियो आएगा। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो एनसीईआरटी में एक चैप्टर को जो है ना
किसी के पास SBPD का भी बुक होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि अब जाके चैप्टर 1 खत्म, इतना ही पे चैप्टर 1 खत्म हो गया, चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा। यानी एनसीईआरटी का एक चैप्टर को एसबीपीडी क्या किया, 2 चैप्टर में बांट दिया, पहला और दूसरा। तो एसबीपीडी के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर खत्म हो गया, अब ये दूसरा चैप्टर चालू होगा। जब ये दोनों खत्म हो जाएगा तो समझ लेना एनसीईआरटी का पहला चैप्टर खत्म, ठीक है। तो अभी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी और बाकी है, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कब, कल की क्लास में। आज जो है आपको जितना बताए हैं में मुख्य रूप से हम मात्र यही समझाए हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है ना, इसके बारे में समझाए हैं। और उसके बाद जो है सामान्य अर्थव्यवस्था क्या होता है, संसाधन क्या होती है, ठीक है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, ये आपको बताए हैं। तो आपको आर्थिक क्रिया के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो बस आज के इस क्लास में यहीं पर रखते हैं, कल मिलेंगे तो कल और अच्छे से और परिचय को और अच्छे से जानेंगे और बहुत अच्छे से आपका सारा चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलो जी, आज के इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।